This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. निबंध म्हणजे काय? निबंध यानी क्या? असल में निबंध के मानी उर्दू में मजमून होते हैं और इंग्लिश में इसके मानी हिस्से के होते हैं। अब निबंध इसको पहले मराठी में समझेंगे। इसकी तारीफ है, निबंध म्हणजे बांधणे, गुंफणे, जुळविणे, आपल्या भावना, कल्पना आणि सर्जनशीलता यांचा आविष्कार शब्दांकित करणे म्हणजेच निबंध लेखन होय। मजमून यानी बांधना, पुराना, जोड़ना, अपने जज्बात और ख्यालात, तख्लीकी सोच को लफ्ज़ों में ढालना यानी मजमून लिखना है। आसान जुबान में कि जो आपको उन्वान दिया गया है उसके ताल्लुक से आपके ख्यालात को लफ्ज़ों में ढालने को मजमून लिखना कहते हैं। मजमून की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे उर्दू में मज़ाहिया मजमून है, बयानिया मजमून है, आप बीती है ना, ख्यालियाती मजमून है। मराठी में जो मशहूर निबंध है वर्णात्मक निबंध और आत्मकथात्मक निबंध यानी आत्मकथन निबंध है। और इस वीडियो में हम आत्मकथन निबंध के बारे में देखेंगे कि आत्मकथन निबंध यानी क्या। मराठी में इसकी तारीफ ऐसी होगी, एखादी सजीव व निर्जीव वस्तू स्वतःच स्वतःच्या आयुष्यातील गोष्टींचे, आपल्या सुख दुःखांचे कथन करत आहे अशी कल्पना करून केले गेलेले लेखन म्हणजे आत्मकथन पर लेखन होय। इसी को अगर उर्दू में इसकी तारीफ बयान की जाए तो यूं हो सकती है, कोई जानदार या गैर जानदार चीज़ खुद ही खुद की जिंदगी के सुख और दुखों की बातें करती है। ये सोच कर मजमून लिखना यानी आप बीती, उसे मराठी में आत्मकथन निबंध कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ है, जैसे आत्मकथन लिखो गुलाबाचे फूल, तो खुद गुलाब के फूल को बन जाना है कि मैं एक गुलाब का फूल हूँ, मैं लोगों के दरबार में पाया जाता हूँ, मैं गार्डन में भी मिलता हूँ, इस तरह से। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनल। आत्मकथन करताना लक्षात घ्याव्याच्या बाबी यानी आत्मकथन निबंध लिखते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें। नंबर 1, सजीव आणि निर्जीव घटकांबाबत सर्वसमावेशक विचार करावा। जानदार और गैर जानदार के जुज के बारे में हर तरह से ख्याल करना चाहिए। आम लफ्ज़ में अगर मैं बताऊँ तो जो भी आपको उन्वान दिया गया है उसके हर पहलू से गौर फिक्र करना कि उसको किस तरह से तकलीफ हो सकती है और किस तरह से वो खुश हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, त्यांच्या भावना, सुख दुःख, सवयी, उपयोग, कार्य यांचा शोध निरीक्षण शक्तीने क्या करावा या घ्यावा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, उनके जज्बात, उनके सुख और दुख, उनके रवैये, आदतें, इस्तेमाल और उनका काम, ये तमाम तज्ज़ियाती नज़र से देखना चाहिए। यानी कोई चीज़ आपको दी गई है तो ये ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो गैर जानदार हो, उसको किसके बारे में तकलीफ़ हो सकती है, इसका ख्याल करना। पॉइंट नंबर 3, आपण स्वतःची वस्तू आहोत अशी कल्पना करून कल्पना शक्तीच्या माध्यमातून नाट्यपूर्ण रीतीने कल्पना मांडावी। अच्छा, इसी लाइन में दूसरा पॉइंट है कि नाट्यपूर्ण रीतीने कल्पना मांडावी यानी ड्रामाई अंदाज में आपको अपना तस्वुर पेश करना है कि शुरुआती आपको ऐसा करना है, होय मी गुलाबाचे फूल बोलतोय, इस तरह से। पॉइंट नंबर 3, 4, संपूर्ण लेखन प्रथम पुरुषी एक वचनी भाषित करावे। बहुत मेन पॉइंट है। इसमें यह कहा गया है कि पूरा मजमून लिखते वक्त आप सिंगुलर लफ्ज़ों में इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी मैं गुलाब का फूल हूँ, मेरे बहुत से रंग है, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करना है, ना कि ऐसा
हम गुलाब के फूल हैं, हमें लोग पसंद करते हैं, हमारे बहुत सारे रंग है। यानी प्लूरल शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना है, हम हमारे नहीं इस्तेमाल करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। या प्रकारच्या निबंधांना असेही म्हणतात। इस तरह के मजमून को ये भी कहा जा सकता है। यानी सवाल में आपको आत्मकथन के अलावा ये लफ्ज भी पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। जैसे नंबर 1 आत्मवृत्त, आत्मनिवेदन, आत्मकथात्मक, मनोगत, कैफियत, स्वतः कहानी। अगर आत्मकथन निबंध लिखने के लिए आया आपको तो इतने सारे पॉइंट उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी ये सब के मानी होते हैं आत्मकथन निबंध। असे प्रश्न विचारू जाऊ शकतात। ऐसे सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर आपको मिसालें दे रहा हूँ जिससे आपके समझ में आएगा कि आत्मकथन निबंध पर इस तरह के सवालात आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे नंबर 1 आत्मकथन ऊपर लिखा हुआ है और नीचे सवाल है, दैनंदिनी डायरी तुमच्याशी बोलत आहे, अशी कल्पना करून तिचे आत्मकथन पुढील मुद्द्यांचा उपयोग करून लिहा। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगा कि रोजमर्रा डायरी तुमसे बोल रही है, ऐसा तस्वुर करके वहां पर आप बीती अगले पॉइंट्स के हिसाब से लिखिए। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, निर्मिति यानी उसकी तख्लीक, महत्व यानी अहमियत, उपयोग यानी उसका इस्तेमाल, इतरांची भावना दूसरों के जज्बात, आनंद यानी खुशी और खंत यानी अफसोस। नीचे दिए गए पॉइंट का आपको इस्तेमाल करते हुए डायरी की आत्मकथन निबंध लिखना है। इस तरह का पॉइंट आपको आ सकता है। तो आप डायरी का आत्मकथन लिखते वक्त यूं ही लिखेंगे, मैं डायरी हूँ, मैं बहुत सी जगह बनाई जाती हूँ। फिर महत्व में लिखे कि मेरे बगैर बहुत सारे काम नहीं होते। उपयोग में लिखेंगे कि दुकानदार मेरा इस्तेमाल करते हैं, बच्चे मेरा इस्तेमाल करते हैं, टीचर मेरा इस्तेमाल करते हैं। इतरांची भावना, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम कि लोग अपने जज्बात को मुझ में लिखते हैं, मैं उनका साथी हूँ और लोग मुझे अपने जज्बात मेरे पास शेयर करते हैं। आनंद, अब उसको खुशी कैसी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग मुझे अपने बैग में रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। खंत यानी अफसोस, इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि मुझे अफसोस है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे फेंक फाक करते हैं, रेसेस के अंदर एक से दूसरी जगह मुझे फेंका जाता है, मेरी इज्जत नहीं की जाती, मुझे कवर नहीं लगाया जाता, इस तरह से। और ये सब बातें कौन से लैंग्वेज में होगी, मराठी लैंग्वेज में होगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। ये एक सैंपल है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा सैंपल इस तरह से पूछा जाएगा आपको। सैंपल नंबर 2, एक तस्वीर आपको दी जाएगी और ऊपर लिखा हुआ रहेगा शाळेची आत्मकथा। कोई भी तस्वीर हो सकती है। तो आपको समझ जाना है कि हमको स्कूल की आत्मकथा लिखना है। तो स्कूल की आत्मकथा लिखते हुए अब क्या लिखेंगे, मी शाळा आहे, मी शहरामध्ये जास्त आणि खेड्यामध्ये कमी दिसतो, इस तरह से। यानी मैं स्कूल हूँ। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एक तस्वीर के जरिए। जैसे उसी की एक दूसरी मिसाल है, फळ्यांची आत्मकथा। फळा मतलब स्कूल में का ब्लैक बोर्ड है ना। इस एक तस्वीर दी जाएगी, ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि फळ्याची आत्मकथा लिहा। तो आपको बस लिखना रहेगा कि कि मी फळा बोलतोय, मला खूप आनंद आहे की शिक्षक माझ्यावर लिहितात, मुलं वाचतात, इस तरह से कि मैं ब्लैक बोर्ड बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि टीचर मुझ पर लिखते हैं, बच्चे मुझ पर पढ़ते हैं। मैंने आपको 2 मिसालें बताया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे आत्मकथा कथन निबंध आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। जैसे नंबर 3 फुलाची आत्मकथा यानी फूल की आप बीती। नंबर 4 छतरीची आत्मकथा। छतरी आपने देखा होगा, छतरी की सिर्फ इमेज आ सकती है और बोला गया है कि लिखो इस पर आत्मकथा छतरी पर, या तो फिर पूरा सवाल भी आ सकता है कि छतरीची आत्मकथा लिहा। नंबर 5 शाळेची आत्मकथा, जिसे अभी हमने देखा
नंबर 6, एका शेतकऱ्याची मनोगत। ये भी आत्मकथन है। मनोगत हमने देखा ना कि आत्मकथा को क्या क्या बोल सकते हैं। इस तरह के सवालात आ सकते हैं, अब इसका ध्यान रखिए। आत्मकथन निबंध उदाहरण, आत्मकथन निबंध की मिसाल। अब मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल सॉल्व करके बताऊंगा, जो है नदीचे आत्मवृत्त, यानी नदी की आत्मकथा। पहले हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके देखेंगे, जिस तरह से आम लोग लिखते हैं। बाद में हम लास्ट में इसका ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं आपको लिखकर बताऊंगा कि आत्मनिबंध कैसे लिखा जाता है। अब जैसे हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे रहते हैं, इतना बड़ा निबंध लिखना उनको बहुत दुश्वार होता है, तो फिर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए उनको ये निबंध लिखना आसान हो जाएगा। ऐसे कुछ जुमले हैं हमारे पास जो किसी भी निबंध में फिट हो जाते हैं। अगर बच्चे उनको याद कर लेते हैं तो आत्मकथन निबंध याद करना उनके लिए बहुत आसान रहता है। अब ये सवाल हम अच्छे से देख लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है आत्मकथन, दरमियान के बॉक्स में है नदीचे आत्मवृत्त, यानी नदी की आप बीती। और पॉइंट नंबर 1 है महत्व, उसकी हमको अहमियत बताना है। पॉइंट नंबर 2 परोपकार, उसके एहसानात बताना है। पॉइंट नंबर 3 आनंद यानी खुशी बताना है। और पॉइंट नंबर 4 खंत, यानी उसको अफसोस किस बात का है वो भी हमको बयान करना है ना। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे, जब भी आप निबंध या पत्र लिखते हो तो पेपर में नए सफ़े से अगर आपने निबंध या पत्र लिखना शुरू किया तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। और सबसे पहले आप ऊपर अच्छी तरह से उन्वान लिख लेंगे, टॉपिक लिखेंगे नदीचे आत्मवृत्त, उसके नीचे एक अच्छी तरह से अंडरलाइन करेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। ये हम ट्रिक के साथ नहीं लिख रहे हैं, ट्रिक के बाद इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से उर्दू मीडियम के बच्चे आत्मकथन निबंध इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि वो मराठी उनको ज़्यादा नहीं आती है। अभी हम नॉर्मली लोग जैसा लिखते हैं वैसा लिखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको मराठी में बता देता हूँ और लास्ट में उसका उर्दू में तर्जुमा करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। होय मी नदी बोलते, जिच्या पाण्यामध्ये तुम्ही स्नान करतात, माझी पूजा करतात, जिच्या पाण्यामध्ये खेळून तुम्ही आनंद लुटता, ती मीच आपल्या निसर्गसृष्टीतील एक महत्त्वाचा घटक, आपल्या मातृभूमीची माता। माझा जन्म हिमालयाच्या उंच शिखरावर पर्वतमालाच्या कुशीत झाला आहे। लहानपणापासून मी फार अवखड आणि चंचल आहे। कधी मी संथ गतीने वाहते तर कधी मी वेगाने वाहते, पण मी एका जागेवर न थांबता सतत वाहत असते। माझ्या समोर येणाऱ्या संकटाचा सामना करून मी सतत धावत राहते। अब हमने देखा है कि इसमें सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट लिखने का था, तो हम यहाँ पर उसकी अहमियत बयान कर रहे हैं, है ना। तो इसका उर्दू में तर्जुमा, हाँ मैं नदी बोल रही हूँ जिसके पानी में तुम हमेशा नहाते हो, मेरी इबादत भी की जाती है। गैर मुस्लिम भाई इबादत करते हैं ना नदी की। जिसके पानी में तुम खेल कर खुशी लूटते हो, मैं वही कुदरत का एक जुज़ हूँ। मैं अपनी माँ यानी हिमालय, बड़े बड़ी चोटियाँ से के पास मेरा जन्म हुआ है। मैं छोटेपन से ही चंचल रही हूँ। मैं कभी धीमे बहती हूँ तो कभी ज़ोर से बहती हूँ। मैं किसी एक जगह पर नहीं ठहरती हूँ, मैं हमेशा बहते रहती हूँ। मेरे सामने आने वाले तमाम मसाइल और प्रॉब्लम में उसको फेस करते रहती हूँ और हमेशा दौड़ते रहती हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर जगह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नदी हूँ, मैं, है ना। आत्मवृत्त में यही होता है कि आपको खुद वो चीज़ बन जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आपने देखा होगा, हमको दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, परोपकार। अब परोपकार में हम बयान करेंगे, परोपकार यानी एहसान। जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखला जाणारा शेतकरी हा माझ्याच पाण्यावरच आपली शेती करतो, अन्नधान्य पिकवतो। हे सगळे पाहून मला कधी कधी प्रदूषण वाढवणाऱ्यांचा राग येतो। तेव्हा वाटते की रौद्ररूप धारण करावे आणि पूर आणावा आणि सारी घाण धुवून टाकावे,
पण तुम्ही मला माता म्हणता म्हणून मी आईच्या मायेने सारे अपराध विसरते। यहाँ पर नदी हमको उसका एहसान जता रही है कि दुनिया का जो पोशिंदा बोला जाता है किसान, उसकी खेती पानी पर ही होती है, वो अनाज पिकाता है यानी फसल उगाता है। ये सब देखकर मुझे खुशी होती है। और कुछ लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं, आलूदगी फैलाते हैं, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं जो है तो एक रूप धारण करके ये सब गंदगी धो डालो, लेकिन तुम लोग मुझे माता बोलते हैं इसलिए मैं माँ की तरह पेश आती हूँ। अब हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा था? हमारा तीसरा पॉइंट था आनंद। अब नदी जो है तो खुशी जाहिर करेंगी। तशी एक मी नदी आहे, माझ्या वाहण्याचा मार्ग कधी सपाट भूमीवरून तर कधी अवखड अडवळण आतून तर कधी पुढे मार्गच नाही, म्हणून उंचावरून खाली धबधब्याच्या रूपात असा सतत बदलत राहतो। जागोजागी माझीही रूप बदलत जातात। वेगवेगळ्या प्रदेशातून मी वाहत पुढे चालते आहे। ठिकाणी लोक मला निरनिराळ्या नावांनी ओळखतात। कधी भीमा, कधी करा, कधी चंद्रभागा, कधी कृष्णा, कधी कावेरी, गंगा, माझी अनेक नावे आहेत। प्रत्येक गावात सनावराला माझी श्रद्धेने पूजा केली जाते। इसका शॉर्ट में ऐसा तर्जुमा होगा कि वैसे तो मैं एक नदी हूँ और मैं हमेशा बहती रहती हूँ, मेरे रास्ते अलग रहते हैं। जहाँ प्रॉब्लम होता है मैं धबधबे से निकल जाती हूँ, लेकिन मुसलसल बहती रहती हूँ और लोग मुझे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देते हैं, जैसे भीमा, करी, नदा, चंद्रभागा, कृष्णा, कावेरी, ये सब उसके नाम हैं नदियों के। और कभी कभी लोग मेरी पूजा भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद का हमारा पॉइंट कौन सा था? खंत। अब उसको अफसोस किस बात का है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे वो उनको अफसोस हो रहा है, प्रदूषण वाढवणारे तुम्ही माणसांचा मला राग येतो तेव्हा वाटते की धारण करावे रौद्रूप आणावा पूर आणि सारी घाण टाकावे, पण तुम्ही मला माता म्हणतात। अब इसका शॉर्ट में तर्जुमा होगा कि यहाँ पर उसको अफसोस हो रहा है नदी को कि जो लोग आलूदगी फैलाते हैं नदियों में, उन इंसानों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि उनको बहुत बड़ा पानी फेंक कर उनको धो दिया जाए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा खुशहाल रहता हूँ। आप मुझे जो है तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरा ख्याल रखो, मुझे शुद्ध रखो। इस तरह से अब बहुत सारी जगह पर है ना ये पॉइंट दी नहीं जाते, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना नदीचे आत्मवृत्त, ये पॉइंट दिए हुए नहीं जाते। और दिए भी गए तो इतना टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि नदी पर आपको लिखना है ना। ये पॉइंट अगर उसमें कवर हो ही जाते किसी ना किसी तरह आगे पीछे, तो पॉइंट कहीं कहीं दिए जाते हैं, कहीं कहीं नहीं दिए जाते हैं, तो उसका टेंशन आपको नहीं रखना है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यही सवाल हम एक ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे। अब वो ट्रिक क्या है समझ लो आप पहले, कि मैंने ऐसे कुछ अल्फाज या जुमले बना दिया है जो किसी भी वर्णात्मक या आत्मकथन निबंध में फिट हो जाते हैं, जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एक शब्द नेत्रावर शीतलतेचा शिडकावा, प्रसिद्ध अपूर्व काव्याचा संपदनाचा स्वाद, स्नेहशील दृष्टीचा वर्षाव, काव्याची गाथा सांगणारा मयाळू दयाळू प्रेमळ तन्मय अशा वैशिष्ट्य ठेवणारा आहे। शब्द साधा सोपर सरळ आहे, पण त्या शब्दामध्ये खूप काही दडलेले आहे। विचार केला तर या शब्दामध्ये संपूर्ण जगत दडलेले आहे। सामान्य पण असामान्य आहे, एक वरदान यशस्वी जगाचा मोठा कारण, आणि तो शब्द म्हणजे मी नदी। रेड कलर में जो मैंने लाइन लिखाया है ये ट्रिक का एक हिस्सा है, जिसे मैं बोलता हूँ मसाला। ये ऐसा मसाला है जो किसी भी तरह के निबंध में फिट हो जाता है। बस जो मैंने ब्लू कलर के लाइन में लिखा हुआ है ना, वो आपको चेंज करना रहता है। ये ऐसा नहीं कि पूरा मजमून है, ये पहले 1 या 1.5 पैराग्राफ है, जिससे आपको 1 से 1.5 पैराग्राफ फ्री में मिल जाता है मसाले के तौर पर। जब ये मसाला लगाएंगे और मसाला लगाने के बाद फिर थोड़े बहुत जुमले जोड़कर आप मजमून को कंप्लीट करेंगे। अब मंजे के आगे मैंने मी नदी लिखा हूँ। मैं क्यों लिखा हूँ? क्योंकि हम नदी की आत्मवृत्त लिख रहे हैं। मान लो अगर आपको लिखना रहता कि जर मी पंतप्रधान झालो असतो तर,
तो वहां पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पंत प्रधान, किसके जगह, मी नदी के जगह। तो आपको ये मसाला फ्री में 1 से 1.5 पैराग्राफ आपको मिल जाता है। आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरह से याद करना है, और अगर आत्मवृत्त आया है तो मंजे के बाद मी लिखकर उस लफ्ज का जिक्र करेंगे, और अगर वर्णात्मक निबंध आएगा तो वही नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे राष्ट्रपति के लिए आए तो राष्ट्रपति, मेरा ख्याल, मेरा ख्वाब, ऐसे निबंध आते हैं ना, तो वहाँ पर आप लिख देंगे। तो ये मसाला है असल में। और ये लिखने के बाद फिर आपको नदी के ताल्लुक से छोटे छोटे जुमले बनाना है और उसको कंप्लीट करना है। ये मसाला क्या करेगा, आपको फ्री में 1 से 1.5 पैराग्राफ दे देगा। उसके बाद आपको 5, 6, 7, 8, 10 लाइन में आपका मजमून कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे नदी के बारे में जुमले डालकर आप मजमून को कंप्लीट कर लेंगे। मान लो अगर ये मसाला आपको मैं नहीं देता तो अब क्या होता, तब फिर आपको फिर पूरा दिल से लिखना पड़ता है ना। लेकिन ये मसाला ऐसा है जो दोनों भी मजमून में फिट हो जाता है। इस मसाले को लिखना है, मंजे के आगे मी नदी लिखना है, या कोई भी मजमून लिखने के लिए आता है उसको उसका नाम वहाँ लिख देना है, और बाद में उसके ताल्लुक से छोटे छोटे जुमले बनाकर 10-12 लाइन कंप्लीट करना है। जो भी आपको आता है 5-6 लाइन, लेकिन ये मसाला आपको नंबर ज़रूर देगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जुमले बनाया, जैसे हमने लास्ट टाइम मजमून में देखा है, वही जुमले मैंने यहाँ पर डाला। ये डालने के बाद अब मजमून कम्प्लीटली लिखेंगे। ये रही थी आपकी ट्रिक, इसलिए इस मसाले को अच्छी तरह से याद कर लो और अपने पेपर में इस्तेमाल करो। Thanks for watching.